हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2020 में आई सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज द गॉन गेम के बारे में जानेंगे और उसकी कहानी समझेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग सीजन 2 की कहानी भी समझेंगे। तो चलिए पहले सीजन की कहानी शुरू करते हैं। 16 अप्रैल 2020। कोई किसी को मार के खून से सनी चाकू धो रहा है। कौन है, किसने मारा, किसको मारा और किस लिए मारा, यह सब जानने के लिए हमको 25 दिन पीछे चलना होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग चुका है और कोरोना की शुरुआत भारत में हो चुकी है और पूरा लॉकडाउन हो गया है, इसलिए लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये है गुजराल फैमिली और ये लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर है। सबसे ऊपर है साहिल गुजराल, उसके बगल में उसकी बहन अमारा गुजराल और उसके बगल में उसकी पत्नी सुहानी गुजराल और नीचे उनकी सास हैं और उसके बाद मम्मी और पापा सुनीता गुजराल और राजीव गुजराल। ये लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, कोई बंगलौर में है, कोई मुंबई में तो कोई लखनऊ में। साहिल अभी अभी बैंकॉक से लौट कर आया है और उसकी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए उसे लग रहा है कहीं उसे कोरोना तो नहीं हो गया है। वह अपने फैमिली डॉक्टर प्रतीक जिंदल से सलाह लेता है। प्रतीक जिंदल अमारा का बॉयफ्रेंड भी है। साहिल ने अपने आप को घर के कमरे में क्वारंटीन करके रखा हुआ है और सुहानी को भी अंदर नहीं आने देता। ये लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं और हालचाल लेते हैं। प्रतीक की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही है और उसकी खांसी और बुखार तेज होता जा रहा है। उसे एक एडवोकेट चौधरी का फ़ोन आता है। चौधरी कहता है कि अपने बाप से कह दो मेरा 10 करोड़ वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहिल तुरंत अपने पापा को फ़ोन करता है और इस बारे में बताता है। पापा उसे इग्नोर करने के लिए कहते हैं। इधर साहिल की तबीयत जब ज़्यादा ख़राब होने लगी तो सुहानी उसे अस्पताल में जाने के लिए कहती है, लेकिन साहिल कहता है कि वहाँ से कोई वापस नहीं आ रहा है। लेकिन बहू कहने पर वह मान जाता है और उसके बाद प्रतीक को बुलाया जाता है और ये दोनों लोग जाते हैं हॉस्पिटल। कुछ देर बाद साहिल का मैसेज आता है कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गया है और अब उसके कुछ और टेस्ट होने वाले हैं। सुहानी परेशान हो जाती है और सोसाइटी के गेट को भी सील कर दिया जाता है। घर के सभी लोग चिंतित हैं। ये लोग साहिल के वापस आने की प्रार्थना कर रहे हैं। तभी मैसेज आता है कि वह आईसीयू में जा रहा है। घर वाले और चिंतित हो जाते हैं, लेकिन बुरी खबर मिलती है। अगले दिन साहिल की कोरोना से मौत की खबर आती है। अचानक से साहिल के चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सभी का रो रो के बुरा हाल था। देश दुनिया से, सोशल मीडिया से उसको सांत्वना भरे मैसेज आने लगे। अगले दिन बताया गया कि उसके शरीर को जलाया जाएगा और उसके जलने की फ़ोटो भेज दी गई। साहिल के मरने के 3 दिन बाद यानी 29 मार्च को अमारा को एक कॉल आती है। वह तो साहिल का फ़ोन था। अमारा ने तुरंत फ़ोन उठाया, लेकिन सामने से कोई नहीं बोला। अमारा को शक होने लगा। उसने घर वालों को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। इधर सुहानी को भी उसकी सोसाइटी वाले परेशान करने लगे कि उसके कारण सोसाइटी बंद हुई। कभी उसका कांच तोड़ दिया जाता, कभी उसके घर में अजीब अजीब सी हरकतें होती, ऐसा लगता कि कोई वहाँ पर है। सुहानी बहुत डर गई थी और वह अपना क्वारंटीन पूरा होते ही वह घर छोड़ देना चाहती थी। इधर अमारा ने सर्च करना शुरू किया। उसने हॉस्पिटल में फ़ोन किया साहिल के बारे में पता करने के लिए, तो पता चला कि उस दिन साहिल नाम का कोई पेशेंट आया ही नहीं था। तभी पता चला कि मज़दूरों ने गुजराल साहब की फैक्ट्री को आग लगा दी है। गुजराल साहब बड़े दुखी हो जाते हैं। अमारा भी बताती है कि उस दिन भाई का ही मैसेज आया था और हॉस्पिटल में भी उसका नाम नहीं है। इससे गुजराल साहब को भी थोड़ा शक होता है और वह चौधरी को फ़ोन करते हैं, क्योंकि चौधरी ने ही धमकाया था कि वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पूछने पर चौधरी कहता है कि पहले पैसा भेजो तब वह कुछ बताएगा। गुजराल साहब परेशान होकर पैसे की व्यवस्था करना शुरू करते हैं। इधर अमारा प्रतीक से साहिल का मोबाइल और सामान लाने के लिए कहती है, तो प्रतीक हाँ कर देता है, लेकिन बाद में कुछ बहाना बताकर बात को टाल देता है। अमारा अपने एक हैकर दोस्त सैम से साहिल का मोबाइल टैप करने के लिए कहती है, तो पता चलता है कि उसके फ़ोन की लोकेशन उसी के बिल्डिंग में पार्किंग में है। ये लोग पार्किंग वाले गार्ड को जाकर देखने के लिए कहते हैं, तो गार्ड जाकर देखता है कि फ़ोन तो सुहानी की गाड़ी में है। ये लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अमारा ने क्रिमेशन वाली फ़ोटो भी देखी, वो फ़ोटो तो फेक फ़ोटो थी और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट देखा तो वह भी फेक निकला। इधर गुजराल साहब ने अपने अधिकारी दोस्त से कहकर सुहानी, प्रतीक और चौधरी की कॉल रिकॉर्डिंग मंगवा ली। कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर पता चलता है कि चौधरी ने ही उसकी फैक्ट्री में आग लगवाई थी, लेकिन उसके पास साहिल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुहानी और प्रतीक आपस में बातें किया करते थे। इससे इन लोगों का शक और बढ़ जाता है, क्योंकि साहिल प्रतीक के साथ ही हॉस्पिटल गया था और सुहानी ने ही सबको मैसेज करके बताया था कि साहिल की मौत हो गई है। अब सुहानी पर नज़र रखने के लिए अमारा ने सैम से कहकर सुहानी के घर का कैमरा हैक करवा लिया। अब ये लोग सुहानी को देख सकते थे।
इन्होंने पिछले रिकॉर्डिंग्स देखे तो इनको दिखता है कि प्रतीक भी वहाँ पर आया हुआ था। इनका शक यकीन में बदल जाता है, या तो सुहानी और प्रतीक ने मिलकर साहिल का किडनैप किया है या तो उसे मार दिया है। इधर सुहानी का क्वारंटीन भी पूरा हो गया था और वह घर से निकल रही थी और प्रतीक उसे रिसीव करने आने वाला था, लेकिन गुजराल साहब ने समय रहते ही इन दोनों को पुलिस से पकड़वा दिया। अब पुलिस ने इन दोनों को अलग से बैठाकर क्वेश्चन पूछना शुरू किया। पुलिस ने प्रतीक से सवाल किया कि तुमने साहिल को अस्पताल में कहाँ छोड़ा था और मायरा के कहने पर तुमने साहिल का फ़ोन वापस क्यों नहीं लौटाया, और तुम सुहानी के घर पे क्या कर रहे थे, और सुहानी से रात रात भर क्या बात होती थी। इन सारी बातों का जवाब प्रतीक उल्टा सीधा दे रहा था, मतलब उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। सुहानी से भी वैसे ही सवाल पूछे गए कि साहिल का फ़ोन तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रहा था, और क्रीमेशन के फ़ोटो और डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारे मोबाइल से कैसे निकला। बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब वह नहीं दे पा रही थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और इधर अमारा को एक बड़ी बात पता चली कि साहिल तो बैंकॉक गया ही नहीं था, उसने बुकिंग कैंसिल करा दी थी। अगर वो बैंकॉक नहीं गया था तो कहाँ गया था। जानकारी लेने पर पता चला कि वह तो दुबई गया था और नाम बदलकर रवि बी नाम से। और इधर आखिर में प्रतीक टूट गया। उसने कुछ ऐसी सच्चाई बताई जो किसी के पल्ले नहीं पड़ी। उसने बताया कि साहिल जिंदा है और पिछले 12 दिनों से उसके साथ ही था, और उसने यह भी बताया कि यह सारा प्लान साहिल का ही था। दरअसल साहिल ने बताया कि उसके पास एक प्लान है और तुम 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो। जब प्रतीक ने पूछा कि कैसे, तो उसने प्लान बताना शुरू किया, और गायब होने के प्लान के तहत ही वह घर आते ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और कोरोना होने का नाटक किया और हॉस्पिटल गया और वहाँ से निकल लिया और प्रतीक के घर रहने लगा। उसके पहले उसने सुहानी के मोबाइल से फेक सर्टिफिकेट बना लिया था, और जाने के बाद प्रतीक के मोबाइल से घर का कैमरा चालू कर लिया, और प्रतीक के मोबाइल से ही सुहानी को रात रात में मैसेज किया करता था, जिससे कि कभी शिनाख्त में फंसना हो तो प्रतीक और सुहानी फंस जाएं और वह साफ साफ निकल जाए। लेकिन प्रतीक ने प्रूफ के रूप में पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी ने उसे एक बार देखा था। उसके पड़ोसी से पूछा गया तो पड़ोसी ने कहा कि एक आदमी तो था, लेकिन उसका नाम रवि था। गुजराल फैमिली में यही बात हो रही थी और बताया कि कोई रवि था। तो हमारा को शक हुआ कि जो रवि भी ने बुक किया था होटल दुबई में, वही तो नाम तो नहीं है। उसने सुहानी से यह बात जाननी चाहिए कि कोई रवि भी को जानती हो। तो सुहानी ने बताया कि रवि भी मतलब राजीव भाटिया, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। टीवी पर एक खबर दिखाई जा रही है कि पीकेसी बैंक से 300 करोड़ रुपए लेकर एक आदमी भाग गया है, और यह आदमी है साहिल गुजराल। उसने सबको फंसा भी दिया है और 300 करोड़ रुपए लेकर भाग भी रहा है। वह जल्दी जल्दी में देश को छोड़ देना चाहता है, लेकिन कहीं का बॉर्डर खुला हुआ नहीं है क्योंकि कोरोना बहुत तेज फैल रहा है। देखा जाता है कि नेपाल का बॉर्डर खुलने वाला है और कुछ दिनों में खुल जाएगा। तो वह टिकट की बुकिंग करता है गोरखपुर के लिए, और वहाँ से सोनौली होते हुए नेपाल चला जाएगा। और वह टिकट बुक करता है रवि भाटिया के नाम से, सुहानी के एक्स बॉयफ्रेंड, यानी कि सब कुछ वहीं कर रहा था। हमारा को सुहानी वीडियो कॉल करती है और कहती है कि उसने सबको बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन वह उसे छोड़ेगी नहीं और उसका बदला लेकर रहेगी, पूरा हिसाब किताब चुकता करेगी। और यहीं पर यह सीज़न ख़त्म हो जाता है। अगले सीज़न में कहानी और भी रोचक होने वाली है, इसलिए अगले वाली वीडियो में सीज़न 2 की कहानी लेकर आऊँगा, तो आप लोग भी देखिएगा। इस वीडियो को फ़िलहाल के लिए समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।